अच्छा, फिर उसके बाद ये भेजे हुए हैं तुमने एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के 3, 4, 5, 9 है ना? यस सर। सर्कुलर मोशन या डब्ल्यू की? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर। Force F is equal to 3t I cap plus 5 J cap Newton acts on a body due to which its position varies as 2t square I cap minus 5 J cap. Work done by this force in first 2 seconds. देखो ये फोर्स बताओ बेटे, कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? सर टाइम के साथ वेरी कर रहा है। वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स है। तो इसका वर्क कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। एफ डॉट एस नहीं कर देना है, ठीक है? जो एफ डॉट एस कर देगा उसका तो आंसर पहले ही गलत आ जाएगा। एफ डॉट डी एस करना है। अब हमें एस दिया हुआ है, तो एस से डी एस कैसे निकालें? तो आप ऐसा करो कि इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ds वेक्टर बाय dt कितना आ जाएगा? वी 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t और माइनस 5 j कैप का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब ds वेक्टर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 4t आई dt। कैप। यस सर। 4t dt i कैप। तो ये ds वेक्टर को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो आप इसको, तो इससे आपके पास आएगा, फोर्स को सब्स्टिट्यूट कर दो 3t i कैप प्लस 5 j कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ ले लो तो 4t dt i कैप। अब i कैप को i कैप से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 12t स्क्वायर dt। और j कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आ जीरो। जाएगा। और पहले 2 सेकंड में निकालना है, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दें। 12 टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8, मतलब कितना? 32। 32 जूल का वर्क। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। फिर उसके बाद है 4, 5, 9 है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और एफ फोर्स हमने अप्लाई किया। शुरू में नेचुरल लेंथ में थी, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क दैट द अप्लाइड फोर्स कैन डू इज, है ना? अब देखो बेटे क्या होगा, ये जो फोर्स है ये तो कांस्टेंट फोर्स है ना? यस स्प्रिंग सर। का फोर्स जो होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा। तो शुरू शुरू में तो क्या होगा बेटे कि ये ब्लॉक का मान लो थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है और थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो भी जाता है। तो शुरू शुरू में तो स्प्रिंग फोर्स, ये जो फोर्स हमने लगाया है इससे कम ही होगा। यस सर। शुरू शुरू में तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो फोर्स से कम ही होगा, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। अब ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि
स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते इस F के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। स्प्रिंग फोर्स बराबर हो गया F के, बट बाय द टाइम स्प्रिंग फोर्स बराबर हो गया F के, ब्लॉक हैज एक्वायर्ड सर्टेन वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है, मास है, उसके पास मोमेंटम है, तो ब्लॉक भले ही उस पर फोर्स लगना बंद हो गया है, बस उसके इनर्शिया की वजह से और आगे जाएगा ब्लॉक। और जैसे ही अब ये और आगे जाएगा, तो अब आगे जाते समय इसकी वेलोसिटी अब कम होने लग जाएगी। आगे जाते समय क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होने लग लग जाएगी। जाएगी। और जब तक वेलोसिटी उसकी 0 नहीं हो जाती, तब तक आगे जाता जाए। क्यों बेटा? यस सर। और जब तक ये आगे जाता जाएगा, तब तक ये जो हमने फोर्स लगा के रखा हुआ है, इस फोर्स का वर्क ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव होता ही जाएगा ना। यस सर। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कितना हो सकता है, तो इसका मतलब आप ये इनिशियल पोजीशन से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है वो निकाल लो, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क भी आ जाएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क की वैल्यू F इंटू एक्स मैक्स के बराबर आ जाएगी ना। यस सर। अब ये एक्स मैक्स कैसे निकालें? वर्क एनर्जी थ्योरम पर अप्लाई कर देते हैं। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, हमें पता है, बाद में जाकर भी वेलोसिटी 0 हो गई, तो लिख देंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो फोर्स हमने लगाया उसका वर्क कितना हो गया, F इंटू एक्स मैक्स, और स्प्रिंग का वर्क कितना हो गया, -12 के एक्स मैक्स का स्क्वायर, एंड दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो गया 0। तो इसका मतलब एक्स मैक्स की क्या वैल्यू आ गई, 2F/k। ये एक्स मैक्स की वैल्यू आपके पास। ये बात यस समझ में सर। आ पा रही है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कितना हो जाएगा, F इंटू 2F/k। तो वैल्यू आ जाएगी 2F² यस यस। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटे, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया था ना उस दिन। हाँ यस सर। सर। ये वापस से बताना है क्या? मुझे एक्चुअली मैंने एक अलग तरीके से सॉल्व किया था, तो सर को पूछना था वैसे कर सकते हैं क्या? बताओ तो बताओ। मैंने ऐसे लॉजिक अप्लाई किया कि मतलब नीचे mg लग रहा है और लेफ्ट में 2g लग रहा है ना, 2mg। हम्म तो सर एक पॉइंट ऐसा आएगा ऊपर जाते जाते जब भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा और एक 2mg फोर्स को बैलेंस कर देगा। हम्म मतलब n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg एंड n sin थीटा विल बी इक्वल टू 2mg वाला फोर्स। तो फिर सर वो इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो tan इनवर्स 2 आ रहा है, बट आंसर में tan इनवर्स 2 दिया है। हम्म तो अब देखो, जो जो तुम्हारा आया है ना, उसके डबल एंगल तक जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से और आगे जाएगा ना। समझ रहे हो आप बात? सर बट वो क्यों होगा? भाई जैसे इन वही जो जो कारण यहाँ पे था ना, यस सर। जैसे आप अगर आप देखो, फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर जब अपन कर रहे थे इस वाली पोजीशन पे, तो स्प्रिंग फोर्स को आप kx लिख दो, तो यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो F/k आ रहा है ना। यस सर। लेकिन ये मैक्सिमम कितना जा रहा है आगे, 2f/k। 2F/k जा रहा है ना।
भाई बात क्या है, यहाँ तक आते आते क्या हुआ है, दोनों फोर्स बराबर हो गए, है ना, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया है इस पे, इस पोजीशन पे। अब ये नेट फोर्स 0 तो अब हुआ है ना, अभी तक तो वर्क इस पे पॉजिटिव हो रहा था, तो बाय दिस टाइम ब्लॉक हैज एक्वायर्ड सर्टेन वेलोसिटी, तो अब आपको उस वेलोसिटी को 0 भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, जितना इधर एंगल आया है उतना ही एंगल दूसरी तरफ और जाएगा, तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2 थीटा। भाई तुम ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अगर मान लो ये 2 mg फोर्स नहीं होता है ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी आती, वर्टिकल वाली आ जाती। यस सर। अब वहां इस पोजीशन से मान लो तुमने इसको क्या किया, कुछ 10 डिग्री पीछे ले जा करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, फिर वो 10 डिग्री आगे जाएगा। हाँ पहले तो इस पोजीशन तक आएगा और फिर यहां से 10 डिग्री और आगे जाएगा। यस सर। तो अगर आप इनिशियल पोजीशन से नापोगे तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 डिग्री के बराबर आ जाएगा कि नहीं। यस सर। इनिशियल पोजीशन से नापोगे तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 डिग्री आ जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर क्या है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहां से आपने थीटा एंगल पीछे ले जा करके छोड़ा इसको, तो आगे थीटा एंगल तक और जाएगा। यस सर। ये बात, और बोलिए। अच्छा बाकी लोगों ने भी डाउट्स भेजे हुए हैं ना, ग्रुप पे भेजे हैं क्या बेटे तुमने, बाकी और किसी ने डाउट नहीं भेजे क्या। एक क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, सर 9। 9। वो तो टेस्ट में भी आया था ना। हाँ 9 तो टेस्ट में भी आया हुआ। देखो क्या है, ए से बी तक हम एक ब्लॉक को लेकर के जाते हैं ऑन अ सर्कुलर आर्क। जब वो ए पे है तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से जाती है और पुली के ऊपर से और ये एंगल 60 डिग्री दिया। इसका मास है 10 किलोग्राम और ये 10 मीटर का रेडियस। हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना अप्लाई किया है बेटे, 200 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई किया। If the block started from rest at A, the speed at B would be। तो देखो बेटे हम क्या करें, ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं। यस सर। अब आप ये समझिए कि जो वर्क कर रहा है ना वो यही वाला फोर्स कर रहा है, और ये फोर्स वर्क कर रहा है, तो आपको क्या है,
ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का जिस पे ये फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है कि कितना हुआ। आप एक चीज समझिए कि क्या ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटे ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है क्या? यस सर। देखो ये दोनों साइड्स 10-10 मीटर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। अब ये ओ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री दे दिया गया है हमें, इसका मतलब ये दोनों थीटा थीटा भी 60-60 डिग्री होने चाहिए ना? यस सर। ये भी 60-60 डिग्री होने चाहिए। तो क्या होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये जो ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग लगी हुई है, इसकी लंबाई अभी कितनी है? 10 मीटर। जब ए ब्लॉक बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग की लंबाई 0 हो जाएगी। वो 0 हो गई, इसका मतलब बी पॉइंट को 10 मीटर आगे जाना पड़ेगा ना। यस सर। तो ये जो फोर्स हमने लगाया है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम आप कैसे लगाओगे? वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो इस वाले फोर्स का वर्क हो जाएगा 200 इंटू 10। अब रही बात ग्रेविटी के वर्क की, तो वो कैसे लिखोगे? ये रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? क्या ये लेंथ 10 cos 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी? यस सर। ये लेंथ आ जाएगी 10 cos 60 डिग्री। तो ये 10 cos 60 डिग्री की बराबर के हाइट ऊपर गया है, तो वर्क डन बाय एम जी हो जाएगा माइनस एम जी इंटू 10 cos 60 इक्वल टू हाफ ब्लॉक का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मास कितना दिया हुआ है बेटे हमको? सर 10 kg। 10 kg दिया हुआ है। तो 2000 और माइनस 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 बाई 2 500 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर। तो 1500 इज इक्वल टू 5v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 10√3 मीटर पर सेकंड। ये ऐसी v की वैल्यू। ये बात सर समझ में आती? सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटे। सर वर्क डन बाय एमजी में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि मतलब एमजी का जो एमजी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वही बस अपोज करेगा, कॉस थीटा परपेंडिकुलर होगा ना, तो एमजी साइन थीटा इंटू 10। हम्म बेटे साइन थीटा तो लगातार बदलता जा रहा है ना। अभी ये थीटा आपको 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, बाद में जाकर के तो ये चेंज हो जाएगा ना। जैसे जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा? ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, नहीं? यस सर। तब एंगल कुछ और बन जाएगा ना। तो वो mg का किस डायरेक्ट, मतलब mg साइन थीटा इंटू 10 क्यों ले रहे हो आप? 10 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना, इसका 10 कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ? अच्छा ये वाले डिस्प्लेसमेंट को 10 बोल रहे हो आप? हाँ सर। हाँ अब इस जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन में भी अगर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, mg इधर लग रहा है,
यार उससे तो सही नहीं आ रहा। mg लग गया नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, इसमें लॉजिक में क्या दिक्कत है? ऑफ कोर्स दिक्कत तो है यार, क्योंकि क्या है, ये ब्लॉक ए पॉइंट पे था, ए से बी पे पहुंच गया है। सर हम्म सर वो mg साइन थीटा हम लोग मतलब शायद वो ऐसा होगा ना कि वो थीटा के साथ वेरी करेगा तो फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं यार देखो, mg तो कांस्टेंट फोर्स है ना, mg इज अ कांस्टेंट फोर्स। यस सर। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो आप कैसे लिख सकते हो, सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। यस सर। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। बेटे mg साइन थीटा क्यों आएगा, अरे यार mg साइन थीटा नहीं आएगा ना, mg कॉस थीटा आएगा बेटे। ये एंगल थीटा है, यस सर। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, जी cos थीटा। mg cos 60 तो आएगा। तो हाँ इससे सर। लिख दो आप, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस mg cos 60 इंटू 10। तो ये आ रहा है ना -500 जूल ग्रेविटी का वर्क आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा था, -5। ऐसा भी कर यस सकते सर। थे आप, ठीक है। तो mg cos थीटा इंटू एस में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो क्या है, आपको साइन साइन के क्यों लिया तुमने भाई, साइन थोड़ी आएगा। सर वो जो सर वो ऊपर वाला 60 डिग्री है ना वहां से मैंने नीचे mg किया तो फिर वो कंपोनेंट्स गलत हो गए थे। हम्म ठीक है, ये वाला तरीका सही है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, थीटा वीटा वेरी करने की देखने की जरूरत नहीं है। जब कांस्टेंट फोर्स होता है ना, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल देख लेते हैं अपन, है ना। यस सर। अब वैसे एक्चुअल में हमें ये वाला एंगल देखना चाहिए, लेकिन ये एंगल तो 180 माइनस थीटा है ना, तो इसलिए एक माइनस साइन लगा दिया अपन, ठीक है। यस सर। और बोलिए भाई। सर तो वो थ्रू आउट द जर्नी उसका कंपोनेंट का सेम ही मतलब मैग्नीट्यूड होगा ना। नहीं वो क्या है, बीच वाले बीच वाले एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। बीच वाले एंगल पे क्या है, डिपेंड ही नहीं करता है। ओके सर। ये बात समझ में आती है।
और बोलो बेटे। अच्छा हाँ, ये आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। 9, 13 and 15। सर सर्कुलर मोशन में सर। सर्कुलर मोशन का 5 वाला, ओके। एक तो है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले हैं? पार्टिकल मूव्स विद डिसेलरेशन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r so that at any moment of time its tangential and normal accelerations are equal in magnitude। मतलब देखो, मान लेते हैं कि उस समय पार्टिकल की स्पीड v है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो क्या होगा? v² r। और इसको किसके बराबर लिखोगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। At the moment t equal to 0, at initial moment t equal to 0, the speed of the particle is v0। at t equal to 0 स्पीड कितनी है? v0। अच्छा बेटे, एक बात और आप समझिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। लेकिन क्योंकि बोल रहे हैं कि रिटार्डेशन है, तो इसलिए dv/dt नेगेटिव भी आना चाहिए। तो dv/dt को आप -v²/r लिख दीजिए। वाई? बिकॉज देयर इज रिटार्डेशन, है ना? अब इससे आपके पास क्या हो जाएगा? ये बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस s। अच्छा, मैं v dv/dt भी लिख नॉर्मल सकता हूँ एक्सेलरेशन कौन सी है? और v dv/ds भी। नॉर्मल एक्सेलरेशन बेटे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या पार्टिकल के पाथ के परपेंडिकुलर। पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये वाला एक्सेलरेशन तो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल। उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, उसको सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हैं, उसको रेडियल भी बोल सकते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड v²/r होता है ना। यस सर। और वही बराबर दिया हुआ है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब देखो, इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें v पता करना है एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखने की जगह मैं v dv/ds ऐसा लिख लेता हूँ। dv/dt लिखने की जगह लिख लेता हूँ v dv/ds। तो क्या होगा? ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ds/r। ये बराबर है किसके? dv/v के। और आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे कर दें हम? v0 से v और 0 से s। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स s/r इज इक्वल टू ln ऑफ v डिवाइडेड बाई v0। तो इसका मतलब क्या होगा? v/v0 इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस s/r। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? v0 e रेज टू द पावर माइनस s/। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब अगला पूछ रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन हमें पता लगाना है एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे? अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो इसको भी ac² ही रख दो। तो क्या ये 2 टाइम्स ac² के बराबर आ जाएगा?
इसका मतलब √2 टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, तो a की वैल्यू √2 इंटू v²/r आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? √2 इंटू v²/r। क्या ये बात समझ में आती है? यस। और बोलिए, तुमने आगे और भेजे हुए हैं, और क्या भेजा है तुमने? क्वेश्चन नंबर 9, 13 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटे? 3। हाँ, ये एक स्ट्रिंग है और इससे हमने क्या किया हुआ है, 3 पार्टिकल्स को बांधा हुआ है, and this string is being rotated with constant angular velocity ओमेगा, है ना? so that ये पार्टिकल्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम लाइन में रहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये सारे पार्टिकल्स की स्पीड बराबर होगी क्या? बोलिए बच्चों। नहीं सर। नो। किसकी ज्यादा होगी? सर बाहर वाले की। बाहर वाले की स्पीड ज्यादा होगी, है ना? क्योंकि सेम टाइम में उसको ज्यादा डिस्टेंस चलना है। जो अंदर होंगे उनकी स्पीड्स कम होंगी, है ना? बाहर वाले की स्पीड। लेकिन एक बात बताओ, एंगुलर स्पीड सबकी बराबर होगी? हाँ सर सर, एंगुलर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम होगी ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, यही वाला एंगल तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। इसका मतलब क्या है, सबकी एंगुलर स्पीड सेम है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। सर तो वो हमें क्या, क्या बोल रहे हो बेटे? हाँ सर, dt राइट। अब देखो, आप क्या करो, ए जो है वो कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बेटे? ए एल। बी कितने रेडियस के में घूम रहा है? 2l। बिल्कुल सही, सी 3l। 3l। तो अब देखो, आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ए जो है वो दो तरफ से रस्सियों से बंधा हुआ है, एक ये वाली एक ये वाली। तो T1 टेंशन अंदर लग रहा होगा और T2 बाहर लग रहा होगा। तो T1 माइनस T2 किसके बराबर आएगा? ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, क्या ये m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर आ जाएगा? यस सर। यस सर। फिर b की अगर बात करूं, तो T2 अंदर लग रहा है, T3 बाहर लग रहा है। तो T2 माइनस T3 ये बराबर आएगा m ओमेगा स्क्वायर उसका रेडियस, तो वो 2l। और c की अगर बात करूं, तो उस पे T3 लग रहा है अंदर, तो वो वैल्यू बराबर आएगी m ओमेगा स्क्वायर 3l के। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है ना? तो अब हम क्या करें, जैसे T3 की तो वैल्यू पता ही चल गई आपको, m ओमेगा स्क्वायर 3l। इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो T2 माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर l ये किसके बराबर आ रहा है? 2m ओमेगा स्क्वायर l के। तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 5m ओमेगा स्क्वायर l। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी?
T2। फिर ये जो T2 आया है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो T1 माइनस 5m ओमेगा स्क्वायर एल, ये किसके बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर एल के, यानी कि T1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6m ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर T1 की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है? तो Yes, sir. अब आपको इन टेंशन्स का रेशो पता करना है, तो वो रेशो पता कर सकते हो आप, T1:2 T2:3, Yes, sir. 6:5:3। क्या ऐसा आ जाएगा बच्चों? यस सर। 9 के बाद अगला डाउट जो है तुमको वो है कौन सा बेटे, 13th क्वेश्चन। वो ऐसा क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में भी मिलेगा। 13th में क्या दिया हुआ है, sphere of mass m is suspended by a thread of length L is oscillating in a vertical plane. If angular amplitude being theta naught, what is the tension in the thread when it makes an angle theta with the vertical during oscillation? If the thread can support a maximum tension of 2 mg, then what can be the maximum angular amplitude of oscillation of the sphere without breaking the rope? देखो, एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो इसकी मीन पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है, उससे मैक्सिमम कितना एंगल तक जा रहा है ना। जैसे मान लो आपने पार्टिकल को इस पोजीशन से रिलीज किया था, तो क्या है, ये वाला एंगल। क्या ये बात समझ में आती है? इसको Yes, sir. बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो वो अगर लेफ्ट में थीटा नॉट से रिलीज किया है तो राइट में भी कहाँ तक जाएगा, थीटा नॉट तक ही जाएगा। अब देखो क्या है बेटे, थीटा नॉट तक जाएगा, दैट इज ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, हाँ, हमें ये पता करना है कि जब ये यहाँ से जीरो वेलोसिटी से चलते चलते जब ये थीटा एंगल तक पहुंचेगा, कितना एंगल तक पहुंचेगा, थीटा एंगल तक, तो टेंशन कितनी आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या थीटा एंगल तक पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी क्या बच्चों? Yes, sir. It would have acquired certain velocity। वो वेलोसिटी पता लगाने के लिए हम ये इनिशियल पोजीशन से थीटा पोजीशन तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। Yes. अब देखो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, L cos थीटा मैक्स, और ये वाली कितनी आ जाएगी, L cos थीटा। तो इसका ये हाइट कितनी कम हुई, जो डिक्रीज इन हाइट हुई, क्या उसको L cos थीटा नॉट माइनस L cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं? थीटा मैक्स को क्या नाम दे दिया क्वेश्चन में, थीटा नॉट, तो हमने उसी के हिसाब से कर लिया। क्या डिक्रीज इन हाइट कितनी आ जाएगी, और इसको अगर mg से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m v स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई है, 2gl इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। क्या ऐसी वैल्यू v स्क्वायर की आ गई है? तो cos theta minus cos theta not होगा ना? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, बिल्कुल सही, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, एल कॉस थीटा ज्यादा है, एल कॉस थीटा नॉट कम है, तो यहाँ भी आएगा क्या, कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा, ये v स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें तो टेंशन निकालना है। टेंशन इज वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। तो हम इक्वेशन लगा देंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एंगल थीटा आया, तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो mg का इधर बाहर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l, यानी के m बाई l इंटू वी स्क्वायर 2gl इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, दैट इज t माइनस mg cos। L से L कैंसिल हो गया, mg cos थीटा को आप LHS में शिफ्ट कर दो, तो 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा माइनस 2mg cos थीटा नॉट, तो ये आ जाएगा 3mg cos थीटा माइनस 2mg cos थीटा। तो ये टेंशन कितनी वैल्यू है, क्यों बेटे? यस सर। अच्छा, इसमें ये बात और ये पूछ देखो। अच्छा, इसमें एक चीज समझिए आप कि हमने मान लो किसी पर्टिकुलर थीटा नॉट से रिलीज किया है ना, तो जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा ये टेंशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं टेंशन विल बी मैक्सिमम एट वर्टिकल पोजीशन? यस सर। और वर्टिकल पोजीशन पे थीटा 0 हो जाता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम टेंशन कितनी आ रही है, 3mg माइनस 2mg cos थीटा नॉट, क्या ऐसी आ रही है? 3mg माइनस 2mg cos थीटा नॉट, ये ऐसी मैक्सिमम टेंशन आ रही। ठीक है बेटे, अब ये बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम टेंशन की जो वैल्यू है ये कितनी रहनी चाहिए, 2mg। 2mg रहनी, तो इसको 2mg लिख दो आप, 3mg माइनस 2mg cos थीटा नॉट को बराबर लिख देते हैं 2mg के। दैट मीन्स 2mg cos थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, mg। तो cos थीटा नॉट कितना आ गया बेटे, 1/2, तो थीटा नॉट की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। यस सर। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री है ना। मतलब 60 डिग्री के एंगल से जब आप इसको रिलीज करोगे ना, तो वर्टिकल पोजीशन पे आते आते टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वर्टिकल पोजीशन पे आते आते टेंशन की वैल्यू 2mg हो जाएगी, है ना। अगर 60 डिग्री से भी ज्यादा पोजीशन से रिलीज करोगे तो क्या होगा, वर्टिकल पोजीशन तक आते आते टेंशन 2mg से भी ज्यादा हो जाएगी। तो 60 डिग्री से ज्यादा एंगल से हमको इसको रिलीज नहीं करना है। समझ में आती है बात? यस सर। और बोलिए बेटे। और तो कोई डाउट नहीं बच्चों? सर 15th है। 15 है क्या? ओके, 15 क्या है? 15 particle is projected horizontally from the top of a tower with velocity v naught। पार्टिकल को v naught वेलोसिटी से हमने टॉप ऑफ द टावर से प्रोजेक्ट किया है। अब क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि जब इसकी स्पीड v हो जाती है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल है, v के किस तरह से प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे देखिए कि
मान लेते हैं कि जब इसकी स्पीड v हो जाती है तो उस समय पर हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का एंगल थीटा बन रहा है ना। अब क्या है, ये नॉर्मल लाइन है और इधर लग रहा है mg। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर भी एंगल बनेगा कितना, थीटा। तो m, या एक्सेलरेशन के टर्म्स में ही बात करें तो इसका सीधे सीधे लिखें, एक्सेलरेशन g है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, v स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ऐसा होता है। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा, तो क्या इसको g cos थीटा लिख दें अपन? तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई g cos थीटा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की इतनी वैल्यू आई। इज इट क्लियर? यस सर। अब cos थीटा की को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो cos थीटा बदलता जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन देख करके आपको ये नहीं बोलना चाहिए बेटे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये गलत है ना। क्या होना चाहिए, हम प्रोपोर्शनल तब बोलें जब बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो सब वो v constant है। स्क्वायर वो सब कांस्टेंट है। तो मतलब कांस्टेंट हो मतलब कम से कम v पे तो डिपेंड नहीं कर रही, एटलीस्ट दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ v, जिसकी प्रोपोर्शनैलिटी आप डिस्कस करना चाहते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रहेगा, v नॉट बराबर रहेगा v cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, क्या v नॉट बाई v के बराबर आएगी ना हमेशा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई g cos थीटा इज v नॉट डिवाइडेड बाई v। तो क्या ये v क्यूब डिवाइडेड बाई g v नॉट के बराबर आएगा? यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा v क्यूब बाई g v नॉट। अब देखिए v नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज कांस्टेंट, वो फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। g इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो अब हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। हो गए बच्चों, क्वेश्चंस हो गए सबके? यस सर। यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। और जो हमने रेडिएशंस के रिगार्डिंग बात थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो हमने पढ़ लिया था ना, क्वेश्चन भी कर लिए थे उसके, क्यों? हाँ सर। तो एक तरीके से खत्म हो गया हमारा। कुछ और क्वेश्चंस कराऊं क्या? अच्छा, अपन ने वो वाला क्वेश्चन किया था क्या, एक जो थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन था? हाँ सर, कि मतलब इक्विलिब्रियम में उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और जब उसे सोर्स अप्लाई करते हैं पावर हाँ 10 हाँ वॉट हाँ का। हाँ हाँ, वैसा वाला हाँ सर। क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने। यस सर। ओके, तो ठीक है बेटे, इसका मतलब हमारा क्या है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अभी खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करना है हमको। तो अगला चैप्टर अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। मतलब यस सर, वो हमारे एग्जाम में आ रहा है स्कूल एग्जाम के। में भी आ रहा है ना, तो वही चालू करेंगे अपन। कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देख जिसको कि अपने यहाँ पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ा। अब देखो बेटे क्या है, इसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स को ना दो पार्ट में डिवाइड हम लोग करते हैं। वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड अदर वन इज हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में अपन बात करते हैं व्हेन फ्लूइड्स आर एट रेस्ट। और हाइड्रोडायनेमिक्स में मतलब फ्लोइंग फ्लूइड। है ना। ओके ओके। अच्छा कुछ बच्चे AP5 से कितने बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे? AP5 से कितने बच्चे आए हुए हैं बेटे? दो बच्चे AP5 से भी आए हुए हैं। ओके तो बेटे तो बेटे क्या होगा अपना ना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का लेक्चर जब होगा तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, है ना। आप एक बार मेरे को, मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास, तो आप लोग एक बार मेरे को भेज देना अपना नंबर। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इवनिंग में भी लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा 1-2 दिन, ठीक है। तो वो लेक्चर आप अटेंड करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटे। सर आप डाउट ग्रुप पर वो लिंक डाल सकते हो क्या इफ पॉसिबल, मतलब जिसको थोड़ा सा डाउट होगा उस टॉपिक में वो भी अटेंड कर सकता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके अच्छा तो मतलब ऐसे जितने जो भी बच्चे हैं जो कि क्या है एपी, मतलब अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का लेक्चर दोबारा अटेंड करना चाहते हैं, तो वो मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और रेडिएशन वाला लेक्चर दोबारा अटेंड करना चाहते हैं, तो वो अपना मेरे को मैसेज भेज देना, ठीक है। यस सर। कितने लोग हैं ऐसे जो कि दोबारा अटेंड करना चाहते हैं हीट ट्रांस, मतलब ये रेडिएशन वाला पार्ट, हीट ट्रांसफर का रेडिएशन वाला पार्ट, कितने बच्चे हैं जो दोबारा अटेंड करना चाहते हैं? सर AP1 में अभी चल क्या रहा है फिजिक्स में? हाँ वैसे तो रेडिएशन ही चल रहा है, रेडिएशन जस्ट स्टार्ट ही किया हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, है ना। तो बेटे आप लोग क्या है, एक मेरे को एक बार भेज देना, सब लोग अलग अलग भेज देना, तो मैं क्या है जब उनका रेडिएशन का स्टार्ट होगा तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप भी अटेंड कर लेना उसको, तो ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स हम तब बोलते हैं व्हेन फ्लूइड्स आर एट रेस्ट एंड व्हेन
हाइड्रोडायनेमिक्स इज फॉर फ्लोइंग फ्लूइड्स। बेसिकली फ्लूइड्स क्या होते हैं? वन विच कैन फ्लो। और फ्लूइड्स में बेसिकली लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों आ जाते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों इनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब लिक्विड्स और गैसेस की एक खास बात क्या होती है, देखो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था कि इनका हम बल्क मॉड्यूलस वगैरह डिफाइन करते हैं। क्या हम फ्लूइड्स का शेयर मॉड्यूलस भी डिफाइन कर सकते हैं? सर उनका कोई शेप नहीं होता तो फिर नहीं हाँ निकाल सर, सकते। तो हम कैसे उन्हें लेटरली डिस्प्लेस कर सकते हैं? भाई देखो बात क्या है, बिल्कुल सही चीज आपने समझी है कि liquids and gases they do not have any fixed shape। तो इसका मतलब क्या है, shear स्ट्रेस उनका एक तरीके से जीरो ही होता, दे हैव जीरो शेयरिंग मॉड्यूलस। है ना? देखो ये जो शेयर मॉड्यूलस हमने डिफाइन किया था वो कैसे डिफाइन किया था? एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई एक्स बाई एच, X by इस तरह से H। डिफाइन किया था। है ना? तो क्या है, जैसे ये कोई ब्लॉक है आपके पास और आपने अगर फोर्स लगाया इसके सरफेस के पैरेलल, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और यहां से डिस्प्लेस होकर के वो ऐसे चला जाएगा। मान लो एक्स डिस्प्लेस हो गया, है ना? तो क्या है हम कहते हैं भाई एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया बाई एक्स बाई एच। अब ये एफ टेंजेंशियल जो है, जितना ज्यादा शेयर मॉड्यूलस होगा उतना ही ज्यादा एफ टेंजेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। क्यों बेटे? यस सर। एफ टेंजेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ईटा एक्स बाई एच मल्टीप्लाइड बाई ए। ये ऐसे एफ टेंजेंशियल की वैल्यू इतनी आई। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। ईटा एक्स बाई एच इंटू ए, इतनी एफ टेंजेंशियल वैल्यू। हायर द वैल्यू ऑफ ईटा मोर विल बी the tangential force that generates। इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा इलास्टिक है ये, है ना? कितना ज्यादा इलास्टिक, यही बताता है। हेलो बच्चों, आवाज आ पा यस रही है सर। मेरी? आपकी शायद वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ सर, बीच में ब्रेक हो रही थी थोड़ी, अब क्लियर है लेकिन। हाँ।
सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ एक मिनट मैं कर रहा हूँ शेयर। वो इसने इंटरनेट स्पीड लो हुआ होगा तो इसने इसको हटा ही दिया स्क्रीन शेयर। हाँ तो देखिए क्या है, मतलब fluids have zero modulus of shear modulus of इलास्टिसिटी की वैल्यू फ्लूइड्स में कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बियर व्हाट? टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस को ये बियर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन इस फ्लूइड के अंदर कंसिडर करोगे तो क्या होगा, उस पे जब भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, वो उसके पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग सकता। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। मतलब हम क्या लिखेंगे, ऑन एनी क्रॉस सेक्शन that we consider in a liquid, force on that will only be perpendicular to that surface. उसके परपेंडिकुलर ही होगा। और अगर मान लो आपने एरिया कंसिडर किया है कुछ डेल्टा एस और फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ अपॉन डेल्टा एस को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। और अगर आप इस डेल्टा एस को 0 के अप्रोच करा दो ना, मतलब ये लिमिटिंग केस लगा दो आप, क्या कि ये जो एरिया अपन ने कंसिडर किया है ये बहुत छोटा सा एरिया कंसिडर किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया आपने किसी ना किसी पॉइंट पे तो कंसिडर किया ही होगा। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट ए। समझ रहे हैं इस बात का मतलब बेटा? सर वो डेल्टा एस एरिया है ना? डेल्टा एस इज एरिया। मतलब कोई आपसे पूछे कि यार इस पॉइंट पे प्रेशर का मतलब बताओ क्या है, इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट हमने लिया, इस पे प्रेशर कितना है ये बताओ, तो आप क्या करोगे,
इस पॉइंट के आसपास कुछ एरिया कंसिडर करो। इस पॉइंट के आसपास कुछ एरिया कंसिडर करो। इस एरिया पर लगने वाला फोर्स देखो कितना लग रहा है ना। और इस एरिया को फिर क्या करो, छोटे से छोटा बनाते जाओ, जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बना दो। तो फोर्स भी छोटा होता जाएगा, एरिया भी छोटा होता जाएगा, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगी। उसको हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट अपन ने कंसिडर किया था, मान लो इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको बी पॉइंट नाम दे देते हैं, तो वो हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट बी हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये प्रेशर की वैल्यू आएगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि एरिया जो आपने कंसिडर किया था वो किस ओरिएंटेशन का कंसिडर किया था। जैसे मान लो एक और पॉइंट आपने लिया सी, अब आपकी मर्जी है, आप क्या है, ऐसा एरिया भी उसके इर्द गिर्द बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते थे। उस पे फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, but still force upon area will come out to be same irrespective of the orientation of area, है ना। Orientation of delta S, pressure will not depend on orientation of delta S. क्या ये बात समझ में आती है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक छोटा सा ऐसे स्फेयर जैसा बना लूं, तो इस स्फेयर के हर तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा, ऐसा नहीं है कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, बराबर लग रहा। समझ में आती है बात? तो यस बच्चों सर। आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, है ना। बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इसको कंटिन्यू। ओके। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।